जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने से चढ़ में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट 15 दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम फिर से करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास, जो कि हम संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं। क्लास भी आज 49 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास शुरू होने वाली है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है? आकार, प्रतीक, दूरी या दिशा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ये बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है? तो वह होगा आकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आकार। आकार नक्शे का घटक नहीं होता है। नक्शे में प्रतीकों का उपयोग जो है दूरी और दिशाओं को समझने के लिए किया जाता है। नक्शे में प्रतीकों का प्रयोग जो है वह दूरी और दिशाओं को समझने के लिए किया जाता है, लेकिन स्थानों के आकार को नहीं दिखाया जा सकता। आकार को नहीं दिखाया जा सकता। तो पूछा है एक घटक नहीं है, तो वह होगा आकार। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत के अंतर्गत कई जिला परिषद होते हैं, कई नगर पालिका वार्ड होते हैं, कई ग्राम सभाएं होती हैं, कई ग्राम पंचायतें होती हैं, कई ग्राम पंचायतें होती हैं। यहाँ पर यह वाक्य जो है दोबारा रिपीट हो गया है। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तर होते हैं। पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तर होते हैं। पहला जो होगा ग्राम पंचायत, पहला जो होगा 3 स्तर होते हैं। पहला होगा ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। दूसरा होगा जनपद पंचायत, दूसरा क्या होगा जनपद पंचायत। और तीसरा जो होगा जिला पंचायत, तीसरा होगा जिला पंचायत। पहला होगा ग्राम पंचायत, दूसरा होगा जनपद पंचायत, तीसरा होगा जिला पंचायत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कई ग्राम पंचायतें होती हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमक छापे के लिए लोकप्रिय है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ये बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कलमक छापे के लिए लोकप्रिय राज्य कौन सा है? तो वह है आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कलमकारी प्रिंट के लिए लोकप्रिय है। कलमकारी हस्तमुद्रित या ब्लॉक मुद्रित सूती वस्त्र का एक प्रकार है। या कलमकारी छापे जो कैसा प्रकार है? हस्तमुद्रित या हस्तमुद्रित हस्तमुद्रित या ब्लॉक मुद्रित, हस्तमुद्रित या ब्लॉक मुद्रित सूती वस्त्र का एक प्रकार है। सूती वस्त्र का एक प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातीय समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? गोंड, माला इरूलर, भील, भोटिया। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनजातीय समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में ही निवास करती हैं? तो वह जनजाति है भोटिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भोटिया जनजाति जो है यह उत्तराखंड में पाई जाती है। गोंड जो है यह मध्य प्रदेश में, गोंड जनजाति यह कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में।
मध्य प्रदेश में, और माला इरूलर जो है या तमिलनाडु से संबंधित है। यह जनजाति जो है तमिलनाडु राज्य में पाई जाती हैं, तमिलनाडु राज्य में पाई जाती हैं। भील जनजाति जो है यह पूरे भारत में और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में फैले हुए हैं। भील जनजाति जो है यह भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में फैले हुए हैं। भारत व पाकिस्तान, भारत व पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में फैले हुए हैं भील जनजाति। गोंड जनजाति यह पाई जाती है मध्य प्रदेश में। माला इरूलर जनजाति या तमिलनाडु राज्य में पाई जाती हैं। और भोटिया जनजाति जो है यह निवास करती हैं उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? कुषाण शासक, पांड्य शासक, चेर शासक, चोल शासक। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऐसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे कुषाण शासक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुषाण शासक। लगभग 2000 वर्ष पहले सिल्क रूट को नियंत्रित करने के लिए कुषाण सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। उन्होंने मध्य एशिया और उत्तरी पश्चिमी भारत पर शासन किया था। कुषाण का शासन का कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? मध्य एशिया, मध्य एशिया से उत्तर पश्चिमी भारत तक। उत्तर पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। शासकों और अमीर लोगों के बीच रेशम पहनना एक फैशन बन गया था। रेशम वस्त्र जो है वह शासकों और अमीर लोगों के बीच रेशम पहनना यह एक फैशन बन गया था, जिसको नियंत्रण रखते थे सर्वाधिक जो प्रसिद्ध थे वह कुषाण शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? पूछा है, नहीं है। अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था। भूइयां लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। यह भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है, पाइक किन्हें कहा जाता था? तो अहोम राज्य जो है वह कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। अहोम राज्य बंधुआ मजदूर पर निर्भर करता था। उन्हें राज्य के लिए काम करने के मजबूर किया जाता था और इन्हें ही पाइक कहा जाता था। अहोम जो राज्य बंधुआ मजदूर पर निर्भर था, उन्हें राज्य के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता था और इन्हें ही पाइक कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रियोग्राफी संबंधित है संत के जीवनी लेखन से, संत के आत्मकथा लेखन से, शासक के जीवनी लेखन से, शासक के आत्मकथा लेखन से। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाइग्रियोग्राफी संबंधित है हाइग्रियोग्राफी जो संबंधित है संत के जीवनी लेखन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संत के जीवनी लेखन से संबंधित है हाइग्रियोग्राफी। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? सवाना, स्टेपी, डाउन, पम्पास। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? तो वह है सवाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सवाना घास स्थल। सवाना एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इसमें पृथ्वी की भूमि का लगभग 20% क्षेत्र शामिल है। यह जो है 20% क्षेत्र पे शामिल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सवाना घास स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्मी ईंधन माना जाता है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जलाऊ लकड़ी, कोयला। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर जो है मिस प्रिंटिंग हुआ है। यहाँ पर होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा एक को जीवाश्मी ईंधन नहीं माना जाता है। यहाँ पर होना चाहिए था नहीं माना जाता है। अब बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जीवाश्मी ईंधन नहीं माना जाता है तो वह होगा जलाऊ लकड़ी। जलाऊ लकड़ी को जीवाश्मी ईंधन नहीं माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जलाने की लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि वनस्पति उत्पादों के वर्षों दबे रहने का परिणाम है, इसलिए इन्हें जीवाश्मी ईंधन माना जाता है। पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस, कोयला, यह सभी जो है जीवाश्म ईंधन है। जलाऊ लकड़ी जो है यह जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है सिलिका एवं लोहे से, निकिल एवं एल्यूमिना से, सिलिका एवं एल्यूमिना से, निकिल एवं लोहे से। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जो है मुख्यतः किस धातु से बनी हुई है? तो यह बनी हुई है निकिल एवं लोहे से। यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो निकिल एवं लोहे से पृथ्वी की आंतरिक परत जो है वह बनी है निकिल एवं लोहे से। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत मुख्य रूप से निकिल और लोहे से बनी है। इसे हम निफे कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम निफे कहते हैं। क्या कहते हैं? निफे कहते हैं। और निकिल के लिए एन का प्रयोग होता है। निकिल के लिए जो होता है वह एन का प्रयोग करते हैं। और लोहे यानी आयरन का इसे हम प्रयोग करते हैं Fe से। इसे हम प्रदर्शित करते हैं Fe से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निकिल एवं लोहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? विसर्प, चाप झील, पानी का फव्वारा, बाढ़कृत मैदान। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? तो वह होगा बाढ़कृत मैदान। जहाँ पर नदियाँ निक्षेपण करती हैं वहाँ होता है बाढ़ की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाढ़कृत मैदान। नदी की सीमा के आसपास बाढ़ की संभावना अधिक होती है। उपजाऊ नदियों द्वारा जमा मिट्टी इन क्षेत्रों को कृषि के लिए बेहद उत्पादक बनाती हैं, बेहद उपयोगी होती हैं। इन क्षेत्रों की जो कृषि वाली मिट्टी होती हैं बहुत ही उपयोगी होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाढ़कृत मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? 6.0 या उससे अधिक, 7.0 से अधिक, 2.0, 5.0 से अधिक। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? 5.0 से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5.0 से अधिक। रिएक्टर पैमाने पर 5.0 के ऊपर का भूकंप का माप बहुत ही विनाशकारी माना जाता है। इसे हम बहुत ही विनाशकारी मानते हैं, विनाशकारी से माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5.0 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थे बौद्ध मठ, शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ, कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त लोहे के हलों के फाल। फोर्थ ऑप्शन है धातु के सिक्के जिन पर आकृतियां बनाई जाती थी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प कला का केंद्र था जहां श्रेणी शिल्पकार एवं व्यापारियों का संघ था। शिल्पकार प्रशिक्षण देते थे, शिल्पकार जो है यह प्रशिक्षण देते थे। शिल्पकार प्रशिक्षण देते थे, कच्चे माल उपलब्ध कराते थे तथा तैयार माल को वितरित करते थे। शिल्पकार जो है यह प्रशिक्षण देते थे, कच्चे माल उपलब्ध कराते थे तथा तैयार माल को वितरण करते थे और श्रेणी के व्यापारी उस उद्योग का संचालन करते थे। व्यापारी का कार्य क्या था? तो वह है उद्योग का संचालन करना, उद्योग का संचालन करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? फारसी, हिंदी, अरबी या उर्दू। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? प्रशासनिक भाषा थी फारसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, फारसी। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। फारसी दिल्ली के सुल्तान की प्रशासनिक भाषा थी। शिलालेख और उस अवधि के सिक्के इसके साबूत है कि उस समय दिल्ली के सुल्तानों द्वारा फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे वे लोग जिन्होंने निर्माण प्राप्त यानी प्रबोध प्राप्त किया हो। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री, बौद्ध विद्वान, बुद्ध की प्रतिमाएं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वे लोग जिन्होंने निर्माण प्राप्त कर किया हो उन्हें ही हम बोधिसत्व मानते थे। जिन्हें ज्ञान की सिद्ध हो जाती थी वे बोधिसत्व माने जाते थे। जातक कथाएं बोधिसत्व के रूप में बुद्ध के पिछले जीवन की कुछ कथाओं को चित्रित करता है। जातक कथा जो है जातक कथा बोधिसत्व के रूप में बुद्ध के पिछले जीवन की कुछ कथाओं को चित्रित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वे लोग जिन्होंने निर्माण प्राप्त किया हो उन्हें हम बोधिसत्व कहते थे। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।